सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी की और उसके डेवलपमेंट की। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनसे थोड़े एडवांस इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास में सबसे पहले एनाटॉमी का मतलब तो समझ रहे हैं ना, मींस प्लांट के अंदर की स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर की स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सेल की। सेल कंसिस्ट करती है आपके थ्री पार्ट्स को, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म एंड वैक्यूल, ठीक है। अब थोड़ा सा हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि हम इसके बारे में इतना नहीं बात कर रहे कि ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, ये नहीं फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, नो। हम बात करेंगे सिर्फ सेल को सबसे पहले डिफाइन किसने करा था, तो वो थे आपके रॉबर्ट हुक। कौन थे हमारे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था? अच्छा, एक और बात समझ लो। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था सर रुडोल्फ पीटर्स। सर रुडोल्फ पीटर्स ने 1968 में एक बात कही थी। वो बात ये थी कि द लिविंग सेल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन इन द नेचर। उन्होंने बोला कि जो लिविंग सेल है ना, ये बहुत ही मुख्य क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है इस प्रकृति की। प्रकृति में ये जो खोज है ना, किसकी? लिविंग सेल की खोज, ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये बात कही थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया 1665 में, मतलब 1665 में क्या बोला, एक ऐसी सेल को बताया जो कैसी थी? नॉन लिविंग थी। मींस उन्होंने बॉटल कॉक लिया, बॉटल कॉक को काटा और उसमें देखा कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। स्ट्रक्चर कैसी थी वो समझ लीजिए। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी जो दिखाई दे रही थी मधुमक्खी के छत्ते की तरह। मींस ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि मधुमक्खी छत्ते दिखाई दे रहे ना, तो उन्होंने इसी को बोल दिया था ये सेल है। बट इट हैज नो प्रोटोप्लाज्म। इसके पास में प्रोटोप्लाज्म नहीं था। मींस का मतलब क्या हुआ? ये लिविंग नहीं थी। तो लिविंग सेल की जो खोज करी थी वो थे हमारे सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवनहॉक। एंटोनी वॉन लीवनहॉक। तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने 1674 में एक लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव में बताओ कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो हमारे कौन थे? वो लीवनहॉक, ठीक है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट और होते हैं जिनका नाम था दत्रोचित। ये खाली इंफॉर्मेशन आप याद ही रखें। दत्रोचित ने क्या किया था, एक सेल थ्योरी दी थी। अब इस सेल थ्योरी को माना नहीं गया। इस सेल थ्योरी का पूरा कंट्रीब्यूशन दो साइंटिस्ट को दिया गया था। वो साइंटिस्ट थे आपके, यहां पर लिख लेना, दो साइंटिस्ट थे आपके, एक थे स्लाइडिन और दूसरे थे श्वान, ठीक है। स्लाइडिन जो थे वो आपके कौन थे? एक बॉटनिस्ट थे, श्वान, ठीक है। स्लाइडिन और स्वान, स्लाइडिन एक बॉटनिस्ट है, स्वान कौन है? हमारे जूलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये आपके वनस्पति विज्ञान शास्त्री, ये जंतु विज्ञान शास्त्री। तो इन दोनों को 1839 में ये पूरा कंट्रीब्यूशन, सेल थ्योरी का कंट्रीब्यूशन इन्हें मिल गया था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्रपोज कर दिया था बाद में, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए कि सेल थ्योरी का ये किसने किया था, सेल थ्योरी किसने दी थी। तो दत्रोचित याद नहीं रखना, हालांकि दत्रोचित ने दी थी, ठीक है। पहले कौन साइंटिस्ट हुए थे? दत्रोचित। तो दत्रोचित ने ही पहले बताया था सेल थ्योरी के बारे में, दत्रोचित ने ही सेल थ्योरी के बारे में बताया था। बट आफ्टर क्या हुआ? आफ्टर इनको वो कंट्रीब्यूशन मिला, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो हाँ, अब आगे बात कर रहे थे सेल वॉल की। अब ध्यान रखना, हमें तो ये पता ही है कि सबसे पहले जब सेल प्लांट्स में डिवीजन होते हैं, तो डिवीजन होते टाइम पर वहां पर जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में बहुत सारे केमिकल्स कंपोजिशन होते हैं और उसमें साइटोप्लाज्म के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म के ड्रॉपलेट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, कहां पर? इक्विटोरियल प्लेट पर। इक्विटोरियल प्लेट पर क्या होती है? इक्विटोरियल, यहां पर साइटोकाइनेसिस हो गई है और साइटोकाइनेसिस में क्या बना है? इक्विटोरियल प्लेट है, इक्विटोरियल प्लेट, जिसने किसका फॉर्म कर दिया? सेल प्लेट का। तो हुआ क्या है, इक्विटोरियल प्लेट पर बहुत सारे ड्रॉपलेट साइटोप्लाज्म में इकट्ठे हो जाते हैं जो एक सेल प्लेट फॉर्म कर लेते हैं।
सेल प्लेट फॉर्म कर लेते हैं। अब ध्यान रखना, इस सेल प्लेट पर ऐसे कंपोजिशन, ऐसे केमिकल्स का कंपोजिशन होता है जो एक लेयर बना लेते हैं मोटी सी। उस लेयर को बोलते हैं हम मिडिल लैमेला, जो कैल्शियम मैग्नीशियम और पैक्टेट बॉन्ड की बनी रहती है। कैल्शियम मैग्नीशियम और पैक्टेट बॉन्ड की बनी रहती है। इससे आगे क्या बन जाता है? मिडिल लैमेला। ठीक है, मिडिल, सही तरह से लिख लेना इसको, मिडिल लैमेला। अब ये समझ में नहीं आया होगा मिडिल लैमेला, तो बता देते हैं। देखो, मान लीजिए आपकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये है, ये आपकी स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये मिडिल लैमेला बना हुआ है। क्या है? मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। अब क्या होता है, इस मिडिल लैमेला पर भी क्या होता है, यहां पर बहुत सारे केमिकल्स आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो एक बिल्कुल सॉफ्ट और डेलिकेट लेयर बना लेते हैं, एक वॉल बना लेते हैं दोनों तरफ इसके, मतलब इस तरफ भी और ये मिडिल लैमेला था, इसकी तरफ भी बना ली। तो इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों पार्ट को बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। जो वॉल बनी उसको बोला गया क्या? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल आई बात समझ में? अच्छा, सेल वॉल के तौर पर भी हम क्या कर लेते हैं, अगर सेल वॉल है उसके तौर पर भी हम प्लांट और एनिमल्स को डिफाइन कर लेते हैं। ये आपको जो सेल्स है ना, सेल्स को याद करना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कहां पर प्रेजेंट रहती है, यूकैरियोटिक कहां पर। तो प्रोकैरियोटिक प्लांट्स में, यूकैरियोटिक एनिमल्स में। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहता है, यूकैरियोटिक मतलब जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस। अगर थोड़ी सी और बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो 70s जो राइबोसोम्स रहते हैं वो प्रोकैरियोटिक में, 80s, एस का मतलब क्या? सेड व कांस्टेंट, वो कहां पर? यूकैरियोटिक में। और बात करें रेस्पिरेशन की, तो प्लांट सेल में जो रेस्पिरेशन रहता है वो मीजोजोम में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और वहां पर यूकैरियोटिक में वहां पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ना आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पर ना, यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके बिल्कुल कहां से रिलेटेड है? एग्जाम से रिलेटेड। तो प्राइमरी सेल वॉल बनी। अब देखो, प्राइमरी सेल वॉल पर भी अब पूछा जाता है प्राइमरी सेल वॉल में क्या क्या आया। तो प्राइमरी सेल वॉल में होते हैं हेमीसेलुलोज, सेलुलोज। अब हेमीसेलुलोज में क्या क्या होते हैं? तो हेमीसेलुलोज में लिख लेना क्या, जैसे कि राइबुलोज होता है यहाँ पर, ठीक है। हेमीसेलुलोज की बात करें, यहाँ पर जाइलोज होता है, ग्लूकोनिक एसिड रहता है, ठीक है। और पैक्टिक पैक्टिक पदार्थ रहते हैं यहाँ पर, जो पैक्टेड पदार्थ रहते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। माइक्रोफाइब्रिल प्रेजेंट रहते हैं, याद रखना यहाँ पर कौन है? हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज। यहां पर लिख लो, इसमें क्या रहेंगे इधर लिख लो। यहां पर है हेमीसेलुलोज और पैक्टेड पैक्टेट पैक्टिक मटेरियल्स रहते हैं। हालांकि ये लिखने की चीज नहीं है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हेमीसेलुलोज में आपके ग्लूकोनिक एसिड आते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, जाइलोज, मैनोज, ठीक है, ये मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इन मटेरियल के बाद में इस प्राइमरी वॉल पर भी और दूसरे मटेरियल्स आके इकट्ठे हो जाने लग जाते हैं। उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? इस प्राइमरी वॉल पर क्या आ जाते हैं? लिग्निन, क्यूटीन और सुबेरिन की लेयर चढ़ जाती है। और इस लेयर को क्या बोलते हैं? इस लेयर को बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, समझ में याद आया? अरे तुमने पढ़ा होगा तो याद आएगा। सेकेंडरी सेल वॉल कहां बनती है? देखो, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा पार्ट पर सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है, ठीक है। अरे कुछ ज्यादा वो नहीं है, सेकेंडरी सेल वॉल सब सिंपल है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल बना, इतनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में एक और चीज बात कर लेते हैं कि सेल वॉल की ग्रोथ कैसे हुई। अरे सेल वॉल की ग्रोथ की तो बात ही नहीं करी। तो सेल वॉल की ग्रोथ टू टाइप से रहती है। पहला टाइप होता है ग्रोथ बाय इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन। और दूसरा होता है ग्रोथ बाय
ग्रोथ बाय एपोजिशन, एपोजिशन। अब देखो, अब बोलोगे सर ये इंटरसेप्शन क्या होता है? इंटरसेप्शन का मतलब होता है धंसना। प्लांट सेल में जब डिवीजन हो रहे होते हैं तो पहली जो वॉल होती है ना, पुरानी भित्ति जो होती है उसके ऊपर है ना दूसरी भित्ति आके उसके अंदर धंस जाती है, तो उसका ग्रोथ हो जाना। मतलब अब ये बात किसकी हो रही है पता है? वुड की बात हो रही है। जब वुड बन गई है, वुड में चौड़ाई हो रही है, तो उस टाइम पर जो पुरानी भित्ति है उसके ऊपर दूसरी लेयर लग जाती है, उसमें अंदर घुस जाती है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन, मतलब ग्रोथ बाय इंटरसेप्शन। आई बात समझ में? अब दूसरी बात आती है ग्रोथ बाय एपोजिशन, ये भी वही रीजन है। अब उसके बाद में क्या रहता है, कोई पुरानी वॉल है उस पर क्या है, उस पर लेयरिंग होना स्टार्ट हो गया। लेयरिंग कैसा हुआ है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर दूसरी बॉल जब आती है, दूसरी अपोजिट क्या होती है, उसी के ऊपर चढ़ती है, तो वो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जैसे कि बुक के कोई पन्ने, बुक का कोई गट्ठर देखा है ना, तो उसके पेजेस जैसे होते हैं वैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। तो वो उन दूसरी लेयर का इकट्ठा होना, वो क्या रहता है, ग्रोथ बाय एपोजिशन। ये हार्डवुड की बात कर रहे हैं, बड़ी जो वुड चौड़ाई में बढ़ रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी बात आती है, अच्छा अब हमने देखा कि सेलुलोज किसकी बनी रहती है, सॉरी वॉल, सेल वॉल किसकी बनी रहती है, सेलुलोज की। तो ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 100 सेलुलोज के मॉलिक्यूल मिलके, 100 सेलुलोज के मॉलिक्यूल मिलके एक माइसिली बनाते हैं, एक माइसिली, या फिर एक एलिमेंट्री फाइबर बना लेते हैं, एक एलिमेंट्री फाइब्रिल बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती, चलो ठीक है, तो 20 एलिमेंट्री फाइब्रिल मिलके एक माइक्रोफाइब्रिल बना लेते हैं, एक माइक्रोफाइब्रिल। आई बात समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलके क्या बनाते हैं, एक फाइब्रिल बनाते हैं, एक फाइब्रिल बनाते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 100 सेलुलोज की चेन मिलकर क्या बनाती है, एक माइसिली या फिर एक एलिमेंट्री फाइब्रिल। 20 एलिमेंट्री फाइब्रिल मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं, और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर एक फाइब्रिल बनाते हैं। फाइब्रिल प्रेजेंट रहता है उसमें, किसमें, जो हेमी सेलुलोज के नीचे वाला पार्ट है उसमें प्रेजेंट रहता है फाइब्रिल वाला रीजन, सेलुलोज वाला रीजन। अच्छा सेलुलोज का फॉर्मूला लिखा दें, लो कहां गया सेलुलोज, देखो ये सेलुलोज का फॉर्मूला लिख लो ना, C6 H C6H12 O5 लिखना, O5 का N का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान रखना इसको, बहुत ही सिंपल सा है वैसे तो। अब दूसरी बात क्या है इसके बाद में, अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। देखो प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले हक्सले ने क्या बोला था, दिस इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार कौन है, प्रोटोप्लाज्म है, हक्सले ने सबसे पहले बोला। लेकिन हक्सले के बाद में कौन आए, डुजार्डिन आ गए। तो डुजार्डिन ने पता है क्या बोला, डुजार्डिन ने 1835 में इसको सारकोड नाम दे दिया, इसको क्या बोला कि ये सारकोड है। लेकिन क्या हुआ इसके बाद में पुरकिंजे आ गए, पुरकिंजे ने 1837 में इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया, 1837 में इसको प्रोटोप्लाज्म दे दिया नाम, ठीक है। आई बात समझ में? और ये तो समझ में आ गया। अब आती है वैक्यूल, वैक्यूल तो समझ में नहीं आया। तो वैक्यूल वही पार्ट रहता है जिसको टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं, टोनोप्लास्ट मतलब जिसमें सेल से भरा रहता है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये मान के चलिए ये आपकी स्ट्रक्चर, ये आपकी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका कौन है, यहाँ पर है आपका न्यूक्लियस। और इस वाले रीजन में बात करें तो ये आपका क्या है, यहाँ पर टोनोप्लास्ट भरे हुए हैं, ये दोनों टोनोप्लास्ट हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर लेयर है इसकी, ठीक है। अब एक और चीज समझ लेना, ये तो तुम्हें बता दिया टोनोप्लास्ट ही है, ये दोनों टोनोप्लास्ट है, मींस इसको वैक्यूल बोलते हैं, रेक्टिका रस इसमें सेल से भरा रहता है, यहाँ पर सेल से। ये न्यूक्लियस है अपना, ठीक है, न्यूक्लियस। ये आपका टोनोप्लास्ट या फिर वैक्यूल बोल दो, वैक्यूलर मेम्ब्रेन इसमें होंगे। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, यूं करके लगी रहती है, ठीक है। और ये यूं कर कटी होती है, यहाँ से बीच में कटी रहती है ऐसे करके,
तो यहाँ पर जो खाली स्थान होता है यहाँ पर, ठीक है, एक एक करके दिखा देते हैं। तो ये जो पार्ट रहता है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसको ध्यान रखना, क्या क्या इसकी सेल में क्या क्या डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आराम से इजीली गेट कर सकते हैं। अब दूसरी बात आप पूछेंगे, यहाँ पर तो ना तो रूट एपिकल मेरिस्टेम कराया, ना शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो हमने इसके पार्ट सभी वेस्कुलर बंडल या फिर टिश्यू में कंप्लीट करा दिए। वहां पर जितनी भी थ्योरी है, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, कार्पल थ्योरी, उनके बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ, ये लेटरल ग्रोथ में ही आ रहा है सब कुछ, ठीक है, ये हमने कराया ना, यहाँ पर लेटरल ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ है, आप वो भी वहां पर थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है, तो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक टर्म और है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या रहता है? फिलोटैक्सी एक अरेंजमेंट रहता है किसका? लीव्स का। कहां पर? ब्रांच पर और स्टेम पर, ठीक है। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता रहनी चाहिए। ओके, टिल देन डू प्रैक्टिस।